नमस्कार दोस्तों आज की डेट में हम लोग अगला निबंध देखेंगे। न्यू इंडिया से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2022 में ही इसे पूरा करने की बात कही जा रही थी और आगे के दिनों में इस इंडिया जो प्लान है उसको आगे फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसी पर निबंध है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका यूपीपीसीएस मेंस, ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस मेंस 2021 के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 22 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से जो निबंध आप लोगों को बताया जा रहा है उसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो निबंध है दोस्तों, प्रत्येक निबंध जो है वो 700 शब्दों में आप लोगों को पीसीएस मेंस में लिखने के लिए आता है। तो लगभग अगर मोटा मोटा देखें तो 7 पेजेस में आप लोगों को ये निबंध जो है उसको लिखना होता है। तो अच्छे से इस निबंध को लिखिए। लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं, ध्यान रखिएगा कि ग्रामर की गलतियां हैं उनको आप लोगों को नहीं करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक आपके निबंध में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे कोटेशंस का आप लोग उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर प्रत्येक पेज में अगर एक कोटेशन भी डालते हैं तो आपके 7 पेजेस में 7 कोटेशन हो जाती हैं। तो ये आपके जो निबंध होता है उसको वैल्यूएशन कर देती हैं। और प्रेजेंटेशन के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं कि जैसे डेटा है, डायग्राम है, डायग्राम का आप लोग उपयोग खूब करिए। इसके साथ में कुछ फ्लो चार्ट, कुछ पॉइंट्स के फॉर्मेट में। तो इन सारी चीज़ों का बेहतर उपयोग आप लोगों को करना है, ठीक है। सारी की सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो निबंध आप लोगों को बताया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए, निबंध जिस समय आप लिखेंगे जाकर वहाँ पर आप लोग सबसे पहले फ्लो चार्ट और कीवर्ड को ही खोजते हैं कि कौन से कीवर्ड पे मुझे चीज़ें लिखनी है, कितने कीवर्ड मुझे डालने हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखकर और वीडियो लेक्चर को देखकर आप लोग अच्छे से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2021 और 22 के मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, मिशन न्यू इंडिया की बात कही जाती है तो मिशन न्यू इंडिया जो है इसकी घोषणा जो है केंद्र सरकार ने 2017 में करी थी। अभिनव भारत बनाने की बात कही थी, ठीक है। अब इसमें है क्या अभिनव भारत में कि ऐसा भारत जो समस्या विहीन हो, मतलब ऐसा भारत बनाने की बात कही गई है जिसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हों, ठीक है। संपूर्ण खुशहाली से परिपूर्ण हो, यानी हर प्रकार की खुशहाली देश में हो। अब अगर मैप के लिहाज से देखें तो निबंध क्या होता है भाई, सारे जो आयाम होते हैं उनको आप लोगों को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू इंडिया की बात कही जा रही है तो हर एक परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को चीज़ों को लेकर बताना है। देखिए, न्यू इंडिया जो है वो संपूर्ण खुशहाली से परिपूर्ण देश की बात कही जाती है और ये केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी दूरदर्शी लक्ष्य है, जिसको बनाने के लिए, न्यू इंडिया को फॉर्म करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अब देखिए, इसी में जो न्यू इंडिया प्लान है इसी के तहत स्थापना की बात कही जाती है। क्योंकि देखिए 2022 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ होने जा रही है। तो इसी में जो न्यू इंडिया है उसको बनाने की बात कही जाती है। अब इसकी कुछ संकल्पना है, तो संकल्पना में कौन कौन सी बातें कही गई हैं उनको अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। कि ऐसा भारत बनाने की बात कही गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ना ही समस्या हो। सभी प्रकार के जितने भी भारत देश में लोग रह रहे हैं उनको गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, सभी लोगों को उच्च और पूर्ण शिक्षित हों, ऐसी संकल्पना इसमें की गई है। जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, वह गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी चीज़ों से मुक्त हो। अगर वर्तमान में देखेंगे तो ये सारी की सारी समस्याएं हमारे देश में हैं। तो इन्हीं को हटाने के लिए न्यू इंडिया की संकल्पना की गई थी। अब जो न्यू इंडिया है इसी के तरीके का एक भाषण जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने प्रसिद्ध भाषण में ट्रस्ट विद डेस्टिनी में कहा था कि देश से गरीबी, बेरोजगारी, रूढ़िवादिता
आदि को मिटाना ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी को मिटाने के बाद हम लोग एक नए भारत को बना सकेंगे, एक न्यू इंडिया की स्थापना कर सकेंगे, जहाँ पर सभी लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जो भी होती हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान बिजली और जो अन्य सुविधाएं जो होती हैं उन जो भारत के लोग हैं उनको मिल सके। एलपीजी हो गया, बिजली हो गई, इंटरनेट हो गया, स्वच्छ पेयजल हो गया, शौचालय युक्त घर हो गया। तो इन सारी चीज़ों की संकल्पना इसमें की गई है। जो आधुनिक आधारभूत संरचना नेटवर्क है वो हमारे देश में उपलब्ध हो। और क्या है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो उत्तम प्रकार की सबसे अच्छी होनी चाहिए। और हमारे देश को खुद को क्षमतावान बनाने की बात इसमें कही जाती है। जो हमारा न्यू इंडिया प्लान है, जो मिशन है, इसके तहत हर तरीके की समस्याओं से निजात पाने की बात कही गई है, इसमें संकल्प लिया गया है। अब देखिए, संकल्प तो ले लिया गया, लेने के बाद अब न्यू इंडिया के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, अब उनको एक एक करके आप लोगों को बताना है, क्योंकि मेन पार्ट आपका यही जाएगा जाकर। ठीक है, कुछ संभावनाएं फिर बतानी है, कुछ सुझाव भी अपने देने, तो उन सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं न्यू इंडिया के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए, चुनौतियों की जहां तक बात कही जाती है तो न्यू इंडिया को बना तभी हम सकेंगे जब हमारी जो विकास की दर है वो काफ़ी ऊंची रखनी होगी। ठीक है, अगर हम देखते हैं 2007-8 की जो मंदी आई थी, उसके बाद विश्व की जो प्रकृति आई है वो एक प्रकार के संरक्षणवाद की प्रकृति आई है कि भाई अपने अपने संसाधनों को, अपने देश की चीज़ों को संरक्षित करने की प्रकृति एक हमें दिखाई देती है। ऊपर से और भी अन्य चीज़ें वैश्विक परिदृश्य में चलती रहती हैं कि जैसे अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर है जो हो रहा है, तो वो भारत के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति बनाता है जाकर। अन्य जो सामरिक घटनाएं हैं वो आपकी चलती ही रहती हैं। जो अन्य राष्ट्रों के साथ में जो वाद विवाद हैं, अगर हम इसी में उलझे रहेंगे तो हम विकास दर को, एक अच्छी विकास दर को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो भारत के लिहाज से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति को दर्शाता है। और क्या है कि हमारे यहाँ जैसे देखिए समावेशी विकास नहीं है। समावेशी का मतलब हो गया कि सभी लोगों को लेकर समान रूप से विकास हो सके। जैसे वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं तो 10% लोगों के पास में 90% संपत्ति है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ असमानता को बहुत ही ज़्यादा दर्शाती है। अगर हम लोग देखते हैं तो जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, तो ईस्टर्न स्टेट हैं, तो इनमें क्या है, इनमें इतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। और भी कई राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आपका बिहार हो गया, तो डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। वहीं पर गुजरात और आपका महाराष्ट्र हो गया और पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन सारी चीज़ों का अच्छा विकास हुआ है। ऊपर से अगर हमें न्यू इंडिया को बनाना है तो इसके समक्ष में कोरोना, एक वैश्विक महामारी का जो प्रकोप है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम कोरोना में ही उलझे रहेंगे। अब ये वैश्विक महामारी है, ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना कोविड-19, तो इसका प्रभाव जो है वो लगभग सभी देशों पर है, सभी देशों पर ये चीज़ें हैं। अब जैसे कोरोना महामारी के बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ मानव संसाधन है उसका उचित उपयोग भी हम लोग नहीं कर पाए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जननांकी लाभांश जो है हम लोग उसको भी नहीं अच्छी तरीके से उपयोग कर पाए हैं। तो लगभग अगर हम लोग देखते हैं तो 62% आबादी हमारे यहाँ की कार्यशील जनसंख्या है। अब अगर इसको हम लोग मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे, इसका कौशल विकास नहीं करेंगे, तो सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, हम जननांकी लाभांश को नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ, चुनौतियाँ और भी हैं कि जैसे लगभग 60% लोग जो हैं कृषि में संलग्न हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी में लगे हुए हैं। कि मतलब जैसे एक ही खेत में जैसे काम 2 लोगों का है लेकिन लगे 10 लोग हैं, तो 8 लोग तो एक्स्ट्रा में हो गए ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ की स्थितियाँ हैं, तो इससे भी पार पाना है सरकार को। अगर न्यू इंडिया को बनाना है तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। और क्या है हमारे यहाँ, इन चीज़ों को आप लोग अगर विजुलाइज करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो ये आप लोगों को दिखाई भी दे जाएंगी।
डिग्री धारक जो युवा हैं भाई, आज की डेट में एमए किए हुए व्यक्ति, डिग्री धारक व्यक्ति, बीए एमए या बीएससी एमएससी किए हुए व्यक्ति जो हैं चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए परेशान घूम रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, एक बेरोजगारी की भी समस्या है। अगली चीज़ क्या है कि जो महिलाओं का योगदान है वो उतना अच्छा हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। भाई, महिलाओं का योगदान किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और महिलाओं की स्थिति जहाँ तक हम लोग देखते हैं तो भारतवर्ष में स्थिति दयनीय है। यहाँ पर आए दिन हत्या, बलात्कार, शोषण, हिंसा, घरेलू हिंसा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो न्यू इंडिया है उसके बनाने में रोड़ा साबित होगा जाकर। तो इन चीज़ों को भी ठीक करना है। जो हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरता है कि भाई पितृसत्तात्मक समाज का मतलब हो गया कि भाई जो जेंट्स हैं या पिता हैं उनको महत्ता दी जाती है, उन्हीं का डिसीजन चलता है। और क्या चीज़ें हैं कि जो आय असमानता है महिलाओं की, और महिलाओं के साथ में जो लैंगिक असमानता भी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। अगली चीज़ क्या है कि जो प्रदूषण मुक्त शहरों की कल्पना की गई है, तो ये कब हो पाएंगे? भाई, नीति आयोग ने कहा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में 2 पहिया 4 पहिया वाहन है। तो भाई, इनसे जो कार्बन एमिशन जो होता है, तो ये क्या है, ये भी एक प्रदूषण का कारण बनेगा जाके। तो हम किस तरीके से एक न्यू इंडिया को फॉर्म कर सकते हैं? ऊर्जा की जहाँ तक बात की जाती है तो देखिए, लगभग भारत देश जो है लगभग 80% ऊर्जा जो है आयातित ऊर्जा पर ही निर्भर है। इससे क्या है, हम सामाजिक सुरक्षा और विकास की योजनाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी के सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। और भी समस्याएं हैं हमारे भारत देश में कि जैसे हमारे यहाँ का लिंगानुपात जो है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो गिरता चला जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी चिंता का सबब है। अब अगर न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं तो इन सारी समस्याओं को खत्म करना होगा। उच्च शिशु मृत्यु दर, कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो पैदा होते तो उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ की गुणवत्ता, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है, एक अच्छे लेवल की नहीं है। जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी अच्छी प्रकृति की नहीं हैं। और अगर हमारे समाज में, हमारे देश में अगर देखेंगे तो जो एक अलगाववाद की प्रकृति आई है कि भाई अलग अलग स्टेट अलग अलग अपनी मांगों को समय दर समय उठाते रहते हैं। उग्रवाद जो है, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, हर तरीके से धर्म के आधार पर बांटना, जातियों के आधार पर बांटना, तो ये सारी की सारी चीज़ें भाई एक न्यू इंडिया को बनाने में बिल्कुल रोड़ा अड़ा करेगा आके। ठीक है। और क्या है, और घटनाएं भी हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं कि जैसे जो मॉब लिंचिंग है, क्षेत्रीय असमानता है कि किसी क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, किसी क्षेत्र का विकास उतना अच्छा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर जो क्षेत्र हैं, कई क्षेत्र हैं जिनमें असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। और इसके साथ में कुछ किसानों की आत्महत्याएं भी बहुत ही ज़्यादा होती हैं। भाई, अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 50 से 55% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। अब अगर किसानों की आत्महत्याएं होती रहेंगी तो ऐसे में हम न्यू इंडिया को नहीं बना सकते। ठीक है। तो ये सारी की सारी चुनौतियां हैं जो न्यू इंडिया प्लान है या मिशन है उसके सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं। ठीक है। इसके साथ में भी कुछ संभावनाएं हैं कि भाई भारत देश में भी इसके बावजूद भी हमें संभावनाओं को भी तलाशना है। क्योंकि देखिए, आपको निगेटिव चीज़ ही नहीं दर्शानी है, आपको निगेटिव के साथ में पॉजिटिव चीज़ को भी दर्शाना है। जो प्लस पॉइंट हैं उसको भी दर्शाना है। और कहीं ना कहीं अगर आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखना होगा। तो अब संभावनाओं को देख लेते हैं। तो देखिए, वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लक्ष्य क्या भारत ने बनाया है कि भाई 5 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है। अगर हम लोग 5 ट्रिलियन तक पहुंचते हैं, इकोनॉमी बनते हैं, तो यहाँ पर रोजगार सृजन होगा, विकास पर बल दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। जो भारत है, भारत जननांकी लाभांश की स्थिति में है। लगभग 62% जो कार्यशील आबादी है उसको हम मानव श्रम धन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और जो युवा हैं, युवाओं को जब रोजगार मिलेगा,
वो नए नए बिजनेसेस को करेंगे। इन सारी चीज़ों में क्या होगा कि भारत को युवा लोग ही नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अगली चीज़ क्या है अर्थव्यवस्था के पॉइंट में, कि जैसे अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सकारात्मक संदेश भी दर्शाता है। हमें इससे क्या है, हमें इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। और अगर आप देखेंगे आईटी हब बेंगलोर और अन्य जगहों को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्लस पॉइंट हैं, और हमें आगे बढ़ने और न्यू इंडिया बनाने की दिशा में ये बहुत अच्छे संकेत हमें दिखाई देते हैं। अगली चीज़ क्या है, भारत में शिक्षा के सुधार में भी शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए गए हैं, बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं। कि जैसे नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020। प्राथमिक स्तर पर जैसे 100% नामांकन दर प्राप्त कर ली गई है, तो ये कुछ अच्छी उपलब्धियां हैं जिनको आप बता सकते हैं। और भी अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियां हैं, उनको भी आप लोग बता सकते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र की उपलब्धियां आप लोग गिना सकते हैं, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो होता है, इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक प्रशिक्षित मानव संसाधन को तैयार करने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हमें आगे बढ़ाने में, हमारे विकास में सहायक सिद्ध होंगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। अगली चीज़ क्या है, वर्तमान में अगर देखते हैं तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, नई नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। सैन्य, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि हासिल हो रही है दिन प्रतिदिन। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसको भी हम लोग हासिल करेंगे, और जो एक न्यू इंडिया का प्लान है उसको भी हम लोग साकार करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, देखिए दिन प्रतिदिन रोड्स बनती जा रही, नई नई जो अधोसंरचना का विकास है, आधारभूत संरचना का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। इन सभी के उसमें डिजिटल इंडिया हो गया, ई गवर्नेंस को बढ़ावा हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम भी सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। तो हर तरीके से प्रयास न्यू इंडिया के बनाने के हो रहे हैं। इसके साथ में कुछ सुझाव भी आप लोगों को देने हैं, कि जैसे भारत जो है, भारत लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या है, विकास को निचले स्तर से प्रारंभ करना होगा। जो नीतियां बननी चाहिए वो निचले स्तर, ग्राम स्तर पर बननी चाहिए, और उनको जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनको व्यवहारिक रूप देना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। कृषि का देखिए, कृषि का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। कि भाई जो नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नई नई तकनीकी जो आ रही हैं, हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी जो कृषि की उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के विकास पर भी जोर दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उन पर अगर हम लोग विकास पर जोर नहीं देते तो हम समानता को अधिक से अधिक नहीं स्थापित कर पाएंगे। तो समानता को स्थापित करने के लिए, सभी राज्यों में समान विकास हो, इसको स्थापित करने के लिए, समावेशी विकास के लिए पूर्वोत्तर भारत के विकास पर भी हमें जोर देने की आवश्यकता है। इसके साथ में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बहुत सारी चीज़ें, कानून सरकार ने बनाए हैं, उन चीज़ों का क्रियान्वयन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सरकारी सेवाओं की जो पहुंच है वो लोगों तक उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसके कारण उन जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वंचित वर्ग जो है, वो उन सरकारी योजनाओं को उनका लाभ नहीं ले पाता है। और क्या है कि जैसे काले धन को नष्ट करने के लिए क्या किया गया था भाई, नोटबंदी लाई गई थी, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो सरकार अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट कार्य कर रही है। ईज ऑफ डूइंग रैंक में भी हमें सुधार करना होगा, मानव विकास सूचकांक में भी सुधार करना होगा। तो ये सारे के सारे कार्य हमें करने होंगे। और अगर हम पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन चाहते हैं तो इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसीलिए सरकार हर तरीके से सिविल सेवकों के लिए जो जीएस का 4th पेपर है उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है, और भ्रष्टाचार ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। भारत में एक सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण विकसित हो सके, इस पर भी बल दिया जा रहा है। हर प्रकार से जो भी समस्याएं हैं, उग्रवाद है, नक्सलवाद है, और मानव तस्करी है,
जो ड्रग्स की तस्करी है, तो इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाई जा रही है। हर तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें सुझाव में अपने बता सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष के रूप में क्या बताना है कि जैसे देखिए, नीति आयोग जो है नीतियों का निर्माण करता है, हर एक तरीके से ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक करता है। ठीक है, और कोई भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको आप गिना दीजिए निष्कर्ष के रूप में कि जैसे जनधन योजना हो गई, डिजिटल इंडिया हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, स्किल इंडिया मिशन हो गया, भारत नेट परियोजना हो गई, जल शक्ति मिशन हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, और अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आप अपने उसमें बता सकते हैं कि ये कार्य किए जा सकते हैं। और किसी भी राष्ट्र के लिए अगर अच्छी तरीके से कार्य किया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने और न्यू इंडिया को बनाने में किसी भी प्रकार से कोई असंभव चीज़ नहीं है। इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और हम लोग न्यू इंडिया को साकार करेंगे। तो इस तरीके से लास्ट में अपने निष्कर्ष देखिए, पूरे के पूरे निबंध में आपको बताने सभी पक्ष हैं, इसके साथ में कुछ जैसे अपने सुझाव भी देने हैं, पॉजिटिव अप्रोच भी बतानी है कि क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतर रूप में आप लोग इस निबंध को लिखने का प्रयास करिए। इसके पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2021 के और 22 के मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अच्छे से जो निबंध आप लोगों को बताए जा रहे हैं उसको बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से लिखिए। ठीक है, और जो लोग भी यूपी पीसीएस मेंस 2021 और 22 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और अच्छे से जो ऐसे राइटिंग आप लोगों को कराई जा रही है, जो ऐसे छांट कर आप लोगों को दिए जा रहे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया पर ऐसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो निबंध दिया गया है आप लोगों को उसको लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, जो लोग भी अपना यूपी पीसीएस मेंस 2022 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पीटी और मेंस का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 50% फ़ी ऑफ भी चल रही है, आज और कल के लिए है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।